अस्सलाम वालेकुम। हमने न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी, बिटवीन न्यूरॉन कम्युनिकेशंस कैसे होती है। अब हम बात करेंगे विद इन न्यूरॉन कम्युनिकेशन कैसे होती है, जिसे एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। पोलराइजेशन का अमल कैसे होता है, डीपोलराइजेशन क्या होती है, रीपोलराइजेशन क्या होती है, हाइपर पोलराइजेशन क्या होती है, और रेस्टिंग कंडीशन के बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, हम विद इन न्यूरॉन कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं और एक एक्सोन के अंदर मैसेज कैसे ट्रैवल होता है। ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन का एक्सोन है। इसमें से हम ये पार्ट लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि कैसे एक मैसेज ट्रैवल होता है, कम्युनिकेशन होती है। एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से लेकर उसके टर्मिनल बटन्स तक का जो सफ़र है न्यूरॉन के मैसेज का, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर हम थ्रू पॉइंट्स बात करेंगे ताकि आसानी रहे हमें। जब एक सेल मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो उसके अंदर जो करंट होता है इलेक्ट्रिकल, जो उसकी रेस्टिंग कंडीशन, वो -70 मिली वोल्ट होता है। इसकी मिसाल हम ऐसे लेंगे कि कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुई, ना साउंड ना लाइट, फिर अचानक से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, तो फिर क्या होगा, न्यूरॉन्स के अंदर की साइंस बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी। न्यूरॉन्स बिना मैसेज के जो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो -70 होता है। गॉट इट। फिर क्या हुआ, एक न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन स्टिमुलेट हुई किसी भी स्टिमुलस की बिना पे, चाहे चिमटी ने काटा या उसे लाइट आंखों में पड़ी, तो नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। सबसे पहले रेस्टिंग कंडीशन है, कोई किसी ने नहीं काटा, किसी ने कुछ नहीं किया, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज फिर भी होता है न्यूरॉन्स के अंदर। वो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। इसे हम रेस्टिंग कंडीशन कहते हैं। जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किया गया तो एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। ये बात कर रहे हैं हम विद इन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के अंदर मैसेज कैसे जा रहा है। ठीक है, एक न्यूरॉन के अंदर जब मैसेज ट्रैवल कर रहा है तो कितना कुछ होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। फिर नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑल और नन प्रिंसिपल के तहत काम करेगा कि अगर नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाए तो फिर वो अपने टारगेट को छुएगी, मैसेज नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा, और नेक्स्ट न्यूरॉन में चला गया तो ज़ाहिर फिर नेक्स्ट उसके बाद वाले न्यूरॉन में जाएगा, और इसी तरह से मैसेज अपना टारगेट अचीव करेगा। ठीक है, ऑल और नन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि या तो मैसेज ट्रैवल होगा या नहीं होगा, दरमियान वाली सूरत नहीं है कि चिमटी ने हल्का सा काटा था, नर्व इम्पल्स 5वें न्यूरॉन तक गई और उसके बाद नहीं गई, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक हो गया, बल्कि जब एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाए तो वो अपने टारगेट तक ज़रूर पहुंचती है। यहाँ से फिर नर्व इम्पल्स आगे को बढ़ी और इसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है देखें माइनस से पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, इस अमल को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। आमतौर पर रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन पोलराइज होती है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मौजूद होते हैं जो कि -70 होता है मिली वोल्ट, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी तो उस अमल को क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। ये ए और बी और सी डी से हमने वजाहत की है। ए स्टिमुलस अप्लाई किया गया, बी नर्व इम्पल्स जनरेट हुई और पोलराइज होगी मेम्ब्रेन। रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन पोलराइज थी, और जैसे ही नर्व इम्पल्स जनरेट हुई मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। ठीक है, फिर अपने पीक पे पहुंच के फिर दोबारा से रीपोलराइजेशन के अमल में गुजरी। यानी जब मैसेज जनरेट हुआ था तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयंस इंटर होना शुरू हो गए थे। रेस्टिंग कंडीशन में एक सेल मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल -70 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो सिग्नल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल करंट है, वो क्या है, नेगेटिव है। इसकी वजाहत हम आगे जाके करेंगे, अभी ये डायग्राम कर लें। फिर ऐसा हुआ कि एक सोडियम चैनल ओपन हुआ, बाहर से सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हुए, इसकी वजाहत भी हम डिटेल में करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई जिसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। उसके बाद फिर रीपोलराइज हुआ, क्योंकि सोडियम आयन तो अंदर है लेकिन पोटाशियम आयंस बाहर आना शुरू हो गई, तो फिर स्लो डाउन हो जाएगी, फिर वो रेस्टिंग कंडीशन में चले जाएगी। जब एक नर्व इम्पल्स चली गई तो क्या करेगा न्यूरॉन,
दोबारा से रेस्टिंग कंडीशन की तरफ वापस चला जाएगा और फिर इस अमल में उसे हम कहेंगे दोबारा से -70 उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया। हाइपर पोलराइजेशन तब होगी, हाइपर का मतलब है ज्यादा, जब मेम्ब्रेन ज्यादा पोलराइज हो जाए कि -70 से भी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिकल करंट मौजूद हो, तो इसे हम कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, फिर मेम्ब्रेन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कि पोटाशियम आयंस इस कदर बाहर जाना शुरू हो गए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज्यादा ही माइनस को चला गया। ठीक है, नहीं समझे? इसको हम मजीद वजाहत करेंगे इसकी, फिर आपको और समझ आएगा। अब हम थ्रू पॉइंट्स पढ़ेंगे, डीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन में क्या फर्क होता है। नंबर 1, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, negatively charged on the inside of the cell membrane and positively charged on the outside. Polarized membrane इस तरह होगी, रेस्टिंग कंडीशन -70 मिलीवोल्ट होगी। इसकी एक तस्वीर बना के देखते हैं। ये एक सेल मेम्ब्रेन को शो कर रहा है। एक सेल मेम्ब्रेन जब पोलराइज होती है, जैसे जब उसका -70 मिलीवोल्ट करंट होता है, तो तब उसकी कैफियत क्या होती है? इंटरनली इनसाइड सेल मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज होता है और आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होता है। गॉट इट? अब पॉइंट 2 देखते हैं। अ नर्व इम्पल्स काजेज अ मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन में आयंस की मूवमेंट होगी। आयंस कहते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स को, ऐसे ज़र्रात जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रखते हैं, जो चार्ज होते हैं, जो बरकी रो की सूरत में मौजूद होते हैं। Number 3, the cell membrane contains thousands of tiny molecules known as gates. Sodium gate, potassium gate. सेल मेम्ब्रेन में हजारों की तादाद में क्या होते हैं? आयंस होते हैं, इनको गेट्स भी कहते हैं। These gates allow either sodium or potassium ions to pass through. ये गेट इजाजत देंगे सोडियम और पोटाशियम आयंस को अंदर या बाहर जाने की। लेकिन जैसे ही नर्व इम्पल्स जनरेट होगी उसके बाद आयंस मूवमेंट करेंगे, अदरवाइज रेस्टिंग कंडीशन -70 मिलीवोल्ट। ये जो डायग्राम बनाई ना हमने पहले, वो डायग्राम शो करवा रही है कि कैसे पीक पे जाती है जब भी कोई मैसेज इंटरनली जाता है। अब वो जो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन देखा है, उस अमल के दौरान में आयंस की मूवमेंट क्या होती है, फ्लो ऑफ आयंस क्या होता है, उसकी बात हम अब कर रहे हैं। नंबर 4, जनरली द गेट्स ऑन अ न्यूरॉन आर क्लोज्ड। आमतौर पे न्यूरॉन्स के गेट क्लोज होते हैं, ओपन नहीं होते। जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलेट करेगा, तो गेट ओपन होंगे। नंबर 5, अ नर्व इम्पल्स स्टार्ट्स व्हेन प्रेशर और अदर सेंसरी इनपुट्स डिस्टर्ब अ न्यूरॉन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन काजिंग सोडियम गेट ओपन। जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स जनरेट होगी तो सोडियम गेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? सोडियम आयंस अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन में पहले से जो चार्ज है वो नेगेटिव है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वो पॉजिटिव है। और फिर क्या हुआ? एक नर्व इम्पल्स जनरेट की, एक चींटी ने काटा, आंखों में लाइट पड़ी, कानों में आवाज गई, कोई भी स्टिमुलस जिसने सेल मेम्ब्रेन में एक तहलका मचाया, उसकी बिना पर क्या हुआ? सोडियम गेट ओपन हुआ और सोडियम चैनल्स अंदर जाना शुरू हो गए। इस तरह सेल मेम्ब्रेन की कंडीशन क्या होगी कि सोडियम आयंस काफी मकदार में अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होने लगे। इस अमल को डीपोलराइजेशन कहते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज अंदर जाना शुरू कर दे। नंबर 6, एट द बिगिनिंग ऑफ एन इम्पल्स सोडियम गेट ओपन and allow the positive charge to flow inside the membrane. Number 7, the inside of a membrane temporarily becomes more positive than outside. This is called depolarization. अब सेल मेम्ब्रेन की कंडीशन कुछ इस तरह हुई। डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इनसाइड पॉजिटिवली ज्यादा चार्ज हो जाएगी। जैसे ही नर्व इम्पल्स जनरेट हुई तो पोलराइजेशन का अमल क्या था कि एक रेस्टिंग कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज इनसाइड द मेम्ब्रेन था और पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द मेम्ब्रेन था। सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो झिल्ली है, ठीक है। और जैसे ही नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, मैसेज आ गया, तो उस मैसेज की बिना पर क्या हुआ? सोडियम गेट ओपन हुआ और आउटसाइड में मौजूद जितना भी सोडियम आयन था वो तेजी से अंदर की जानिब आना शुरू हो गया
और फिर ऐसा हुआ कि सेल मेम्ब्रेन इनसाइड पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा हो गई। इस अमल को डीपोलराइजेशन का अमल कहते हैं। नंबर 8, एज द इम्पल्स पासिस द पोटाशियम गेट्स ओपन अलोइंग पोटाशियम टू फ्लोट। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो फिर क्या हुआ, एक गेट ओपन हुआ, पोटाशियम गेट ओपन हुआ और पोटाशियम आयंस जो कि पॉजिटिव हैं बाहर आना शुरू हो गए। सोडियम आए थे ना अंदर पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो गया कि पोटाशियम गेट ओपन हुआ और पोटाशियम आयंस बाहर आना शुरू हो गए। गॉट इट? पॉजिटिव चार्ज दो तरह का है, एक पॉजिटिव चार्ज है सोडियम का और एक पॉजिटिव चार्ज है पोटाशियम का। इनसाइड मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, जिसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। समझ लें कि सेल मेम्ब्रेन ऐसे फूल गई है, उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, पोटाशियम चैनल ओपन होगा और पोटाशियम का आयंस बाहर को मूव कर जाएंगे। इस पोटाशियम के मूव करने को रीपोलराइजेशन का अमल कहेंगे। नो द मेम्ब्रेन इज नो सेड टू बी रीपोलराइज वंस अगेन। नेगेटिव चार्ज ऑन इनसाइड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटसाइड। का मतलब ये हुआ कि सोडियम और पोटाशियम इस कदर बाहर आ गए कि फिर नेगेटिव चार्ज अंदर ज्यादा होना शुरू हो गया। सोडियम और पोटाशियम इस कदर बाहर आ गए कि अंदर फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि -70 से दोबारा से नीचे को आना शुरू हुआ, रीपोलराइजेशन का अमल हो गया, ठीक है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन चार्ज हुई थी, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अंदर हो गया था तो ये इस तरफ को मूव किया था, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हुआ इनसाइड मेम्ब्रेन तो रीपोलराइजेशन का अमल शुरू हो गया। और अगर ज़्यादा ही कम हो जाए तो इसे कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन, यानी पॉजिटिव चार्ज सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा ही कम हो जाए तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। और फिर आखिरकार ये रेस्टिंग कंडीशन को पहुंच जाता है जो कि -70 है। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? थैंक यू।